नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या एक बार फिर से जिस तरीके से 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था, एक बार फिर से कुछ उसी तरीके का युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच? क्या एक बार फिर से पाकिस्तान हमें किसी युद्ध में उलझाने के लिए तत्पर हो गया है, या क्या उसके पास इतनी क्षमता बची है जो हमें युद्ध में उलझा सके? ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात हमारे जो जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, जिनका नाम एसपी वैद्य है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। जिनका मैंने नाम बताया एसपी वैद्य, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में ये बातें बताई कि जम्मू संभाग में अचानक जो घटनाएं बढ़ी हैं और जिस हिसाब से जिस टेक्निक का प्रयोग हो रहा है, उस टेक्निक को देखते हुए उन्होंने बताया कि उस टेक्निक को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत सारे पाकिस्तान के कमांडोज भारत में घुस आए हैं। उन्होंने अपनी बात में बताया कि जिस तरीके से पुंछ, राजौरी, कुलगाम, रियासी, रामबन, उधमपुर, डोडा और अन्य जो सांभा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हैं और इसमें जिस टेक्निक का प्रयोग हो रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने स्पेकुलेशन लगाया था कि इसमें हो न हो जम्मू कश्मीर के अंदर में पाकिस्तान के एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप के टेररिस्ट घुस आए हैं, और बस बजाते उन्होंने कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स में जो लीड कर रहे हैं, उन लीड करने वाले एसओजी का नाम तक उन्होंने बताया है। एसपी वैद्य साहब ने बताया कि आदिल रहमानी, जो कि एसएसजी का जीओसी है, उसने 600 लोगों को, 600 एसएसजी के कमांडो को भारत के अंदर जम्मू संभाग के अंदर भेजने का प्लानिंग बनाया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे इसमें आतंकवादी के रूप में ये हमारे देश में घुस भी चुके हैं जम्मू संभाग में। और जम्मू संभाग में जो घुसे हैं, घुसने के बाद जम्मू के अंदर जो लीड करने वाला व्यक्ति है, उस लीड करने वाले व्यक्ति का नाम है शाहिद सलीम, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है। और वो जम्मू संभाग में आकर के भारत के जो 15 कॉर्प्स और 16 कॉर्प्स के हमारे जो बटालियन है, उन बटालियन के साथ एंगेज करने का प्लानिंग कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब से भारतीय प्रधानमंत्री ने तीसरी बार का शपथ लिया है, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर के जो जम्मू संभाग है, उसका रियासी नामक स्थान पर पिलग्रिमेज के बस पर अटैक किया जाता है, जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। उस अटैक में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कम खर्चा करके, कम बुलेट फायर करके अधिक से अधिक डैमेज किया गया। चलती हुई बस के सामने आकर के ड्राइवर को पिन पॉइंट गोली मारना, और यह जानकारी होते हुए कि ड्राइवर को गोली लगते ही बस खाई में गिरेगी और मैक्सिमम डैमेज होगा। ठीक यही हुआ, और जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद से लोगों को निशाना लगा लगा करके गोलियां मारी गई। और इस तरीके के जो अटैक्स हैं, वो कोई बहुत ही ट्रेंड ऑफिशियल, ट्रेंड कमांडो, ट्रेंड आर्मी मैन ही कर सकता है। उसी दिन से बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे। इवन हमने भी उसी समय जो वीडियो बनाया था, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये बात बताई थी। आप देखिए तो उसके बाद से अचानक से जम्मू के कश्मीर के जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जम्मू संभाग में पड़ते हैं, उनके जो आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं, जहां पे छोटे छोटे ग्रुप में आर्मी मैन चेक करते हैं व्हीकल वगैरह को, उन पर अटैक्स किए गए। और देखने वाली बात है कि इसमें ज्यादा डैमेज हमारे तरफ के जवानों का हुआ है, और जो टेररिस्ट के भेष में जो कमांडोज आए हुए हैं एसएसजी के, उनका नुकसान बहुत कम हुआ है। गिने चुने लोग मारे गए हैं। उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड M4 राइफल्स हैं जो अमेरिकन हैं। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि ये लोग अफगानिस्तान के मार्फत से, अफगानिस्तान के जो तालिबानी है, उनसे इन्होंने M4 अमेरिकन राइफल्स का व्यवस्था किया है। इस तरीके से बहुत सारे वो चीजें हैं। तो एसपी वैद्य के जो दावे हैं, उन दावों को चूंकि वो नाम बता रहे हैं, स्पेसिफाइड इंटेलिजेंस के बेस पर वो चीजें बता रहे हैं, अटैक्स को देख करके बहुत सारे जो ऑफिशियल हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके के अटैक्स कौन ग्रुप कर सकता है। क्या ये टेररिस्ट कर सकते हैं, या बहुत ट्रेंड आर्मी मैन या कमांडो कर सकता है? तो एसपी वैद्य के बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और एसपी वैद्य ने अपनी पूरी बातों को में क्या क्या बोला है, आप उनके इस इंटरव्यू के छोटे पार्ट से अवश्य सुनिए।
पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का आप सर्ज देख रहे हैं, और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है, और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है, और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है, और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है, और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे, और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरे इंटरव्यू का तो वैसे बहुत लंबा है, लेकिन मैंने इस छोटे पार्ट में बताया कि दरअसल ये कहना क्या चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप से इन्होंने 2 व्यक्तियों के नाम रखा, जिनका नाम आदिल रहमानी है, जो कि इस पूरे ऑपरेशन का हेड है, और जो भारत के अंदर घुस चुका है शाहिद सलीम, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो यहां कमांड कर रहा है भारत के अंदर। तो इतने स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है, इतने स्पेसिफिक जो जानकारियां हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार इस पे कान में तेल डाल करके सोई हुई है, लेकिन अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि कुछ इनके कान में जूं रेंगा है, और जो बीएसएफ के डीजी और एडीजी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, और उनके लिए दूसरे जो है डीजी को अपॉइंट किया गया है। इस बात को भी एसपी वैद्य साहब ने सराहा कि एक अच्छा मूव है, जल्दी से जल्दी इस पर कार्य होनी चाहिए। और ये जो है भारत पर सीधे सीधे आक्रमण है। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में भी तो यही हुआ था कि भाई जैसे ही ठंड में दोनों तरफ की सेनाएं वापस अपने अपने नीचे उतरी थी पहाड़ियों से, ऐसा उतरना होता है। लेकिन उस साल 1999 के समय में जो पाकिस्तानी फौज है, वो पाकिस्तानी फौज जाड़े के दिनों में जो है चोटियों से उतरी नहीं, और तो और जो भारतीय फौज वापस आई थी, वो भारतीय फौज के जो भी वहां कैंप्स थे, उन कैंप्स में तंबू डाल करके, उस कैंप्स में डेरा जमा करके वो कब्जा कर लिए थे। यही हुआ था, सेम यही चीज है। तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, और एसपी वैद्य ने भी इस बात को कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और एक्ट ऑफ वॉर को एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही देखना चाहिए। इसका उपाय क्या है? क्या ये जो हो रहा है इसका उपाय एक बार फिर से कारगिल युद्ध ही है? तो इसको लेकर के इस पर सहमति जताते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो एक एक्टिविस्ट हैं अजमल अयूब मिर्जा, उन्होंने भी एक अपना ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाला है। उसमें भी उन्होंने, हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी कमांडो का मजाक उड़ाया कि भारत में जिहाद फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए इसको अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये गिल्ली डंडा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है भारतीय सुरक्षा के नजरिए से। क्या भारतीय सरकार एक बार फिर से पाकिस्तानी इन जो भी एसएसजी के कमांडो घुसे हुए हैं, इनको भगाने के लिए उस तरीके के ठोस कदम जो कारगिल के समय में उठाई थी, वो उठा सकती है या नहीं? क्या इसी तरीके से जो है सेना के जो बजट्स वगैरह हैं उसमें कटौती करके फ्रीबीज बांटी जाती रहेंगी? आपको याद होगा कि कोविड जब चला था तो उस समय 3 साल तक सेना में बहाली नहीं हुई थी। मैं इसके कारणों पर बात कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ होगा। 3 साल तक आर्मी की बहाली नहीं हुई, इवन बीएसएफ वगैरह की भी बहाली नहीं हुई। आर्मी में हर साल 60,000 की बहाली होती है, और 3 साल तक नहीं हुआ, अर्थात 1,80,000 लोग बहाल नहीं हुए। उसके बाद चाइना के साथ मामला गड़बड़ हो गया लद्दाख क्षेत्र में। तो जम्मू संभाग, चूंकि आमतौर पर शांत संभाग बताया जाता है, तो जम्मू संभाग से बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स को आप देखिए तो लद्दाख क्षेत्र में चाइना के बॉर्डर की तरफ मूव कराया गया। इस वजह से हुआ यह कि एक तो बहाली कम हुई, दूसरी तरफ से यहां से लोगों को और लद्दाख की तरफ मूव कराया गया, जिससे बहुत सारे लूप होल्स छूट गए, बहुत सारे गैप्स छूट गए, और उसी गैप्स का फायदा उठा करके एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेशन किया गया है। और 6 से 100 एसएसजी कमांडोज की संख्या बताई जा रही है, जिसमें अधिकांश भारत के अंदर घुस चुके हैं। कहीं ना कहीं यहां पर भी लोकल सपोर्ट है,
और चूंकि वो क्षेत्र बहुत सारा जंगली एरिया है और वहां छुपने के लिए इनके पर्याप्त वहां साधन है। अब ये समझना जरूरी है कि भारत में की सुरक्षा में छेद लगाना, भारत की सुरक्षा में जो है सेंधमारी करना कितना आसान है। इसका एक कारण और है कि हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। जब तक आप ऑफेंसिव डिफेंस में नहीं जाइएगा, जब तक आप ऑफेंसिव मोड में नहीं जाइएगा, आप भी अपने फौजियों को जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कराइएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप अपने घर की रखवाली के लिए 2-4 लोगों को खड़ा कर लें, 10 लोगों को खड़ा कर लें, कभी एक दूसरे दरवाजे पर कभी कुछ गड़बड़ होगा तो 2 लोग इधर से उधर जाएंगे ही, तो ये दरवाजा खाली होगा। इससे अच्छा है कि आप एक स्टेप उसके क्षेत्र में घुस करके रखिए, हालांकि वो क्षेत्र उसका नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र पर उसने पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया है वो भी आपका ही क्षेत्र है, तो वहां पर आप आगे घुसिए। और ये जो हमारी फिलोसॉफी चलती है ना कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे पर हमला नहीं किया, अरे मूर्ख, अब क्या चाहिए तुमको हमला करने के लिए? तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ा कारण है, ये मौका है, हमला करो और अपने क्षेत्र को कब्जे में लो। और जो भी वहां पर इस तरीके से आतंकवाद और जिहाद फैला रहे हैं एसएसजी के कमांडो, उनको निपटाओ। तुमको ये चाशनी पिलाया जा रहा है वर्षों से कि भारत ने कभी युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपने क्षेत्र को बचाने के लिए युद्ध करना चाहिए। और देखो इजराइल क्या कर रहा है। भारत की सुरक्षा के बारे में क्या ही बात किया जाए, भारत की सुरक्षा में इतनी सेंध है, सेंधमारी करना इतनी आसान है कि आप देखिए तो बांग्लादेश का एक छोटा सा यूट्यूबर जिसका नाम दिलावर हुसैन है, वो HD इन्फो चैनल करके, HD ट्रेवल इन्फो करके एक चैनल चलाता है। वो लाइव वीडियो में ये बताता है कि किस तरीके से भारत में घुसा जा सकता है। वो आधा घंटा 40 मिनट के अंदर में भारत में घुस करके दिखा देता है, और वो घुसता है मेघालय क्षेत्र में। आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि उसको यूट्यूब पे जब डाला था बहुत सारा हो हल्ला हुआ, तो यूट्यूब से उसने उसको डिलीट कर लिया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और इसके जो वीडियो हैं वो शायद अभी भी ट्विटर पर पड़े हुए हैं। किस तरीके से वो कहता है कि यहाँ पासपोर्ट नहीं लगेगा, वीजा नहीं लगेगी, और आप इस रास्ते से होते हुए आराम से भारत में घुस सकते हैं। आप उस वीडियो में पूरा देखिएगा तो बताएगा कि एक नाला है, नाला के ऊपर से बाड़ लगा हुआ है और वहां पाइप लगा हुआ है, तो आप पाइप के अंदर से होते हुए भारत में आराम से घुस सकते हैं। आगे इधर से जाइएगा तो आगे BSF का चेक पोस्ट मिलेगा, उधर नहीं जाना है, उधर से थोड़ा पहले से ऐसे कट के निकल जाना है, और अंत में वो भारत में घुस करके दिखा देता है। और भारत का जो पोल है जिस पर भारत लिखा हुआ होता है, उस पोल के पास जाकर के वो दिखा देता है कि देखो ये मैं भारत में हूं। तो ये तो यहाँ की सिक्योरिटी की हालत है। भारत पर लगातार हमले हो रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। मैं हमला शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं वो कोई भारत की भलाई के लिए नहीं आ रहे हैं। वो जहां जाते हैं क्लस्टर में बसते हैं और सरकारी जमीन पर, या कई बार तो हमारे आपके जमीनों पर वो घर बना लेते हैं, धीरे से छोटा सा तंबू डालते हैं और तंबू डाल करके वो उसको घर बना लेते हैं। बाद में जब आप जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आकर के खड़ा हो जाता है कि नहीं, इनको अब सरकार घर बनाए। और लिटरली सरकार ने इनको घर बना करके दिए हैं, ऑफिशियली दिए हैं। 200-250-500 रुपया में इनके आधार कार्ड बन जाते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद इनका जो राशन कार्ड बन जाता है 200-400 में, और लोकल लीडर्स इसका बहुत भरपूर फायदा उठाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इसकी बानगी देखना है तो आप कभी बंगाल चले जाइए, आप कभी बिहार के किशनगंज वगैरह क्षेत्र में चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, आप जाकर के देखिए। और ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय को ये सब पता नहीं है, गृह मंत्रालय को सब पता है, लेकिन करना नहीं है, और जो भी दोष है वो पिछले वाले सरकारों पर देना है। भारत पर लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे आपके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। किस तरीके से शाहीन बाग में जाकर के देखिए, सारे बांग्लादेशी भरे हुए हैं। आप जाकर के जो हल्द्वानी में घटना हुआ आप देखिए, उसमें सारे बांग्लादेशियों का इन्वॉल्वमेंट था। जो CAA लाया गया उसमें जो प्रोटेस्ट करने वाले थे सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान थे। वो बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदुओं को तो आना नहीं देना चाहते, लेकिन अपने स्वयं आकर के यहाँ पर के संसाधनों पर, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से सरकारों पर कब्जा कर रहे हैं। और भारत के कई सारे ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर इनका प्रभाव इतना है कि मुसलमान ही वहां डिसाइड करते हैं कि सरकार कौन बने। भारत सरकार को एक बिल पेश करके इनको वोटिंग राइट पहले छीननी चाहिए। ये विदेशी हैं, भारत में इल्लीगली घुसे हैं, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर NRC लाना चाहिए, लोगों को पहचान करनी चाहिए, और पहचान करके भले ही 1000, 50,000, 1 लाख करोड़ इसमें लगे, लेकिन इनको ठिकाने लगाइए
अन्यथा हमारे और आपके बाल बच्चों के भविष्य पर यह खतरा मंडरा रहा है। मोदी और अमित शाह का क्या, इनके बच्चे तो विदेश भाग जाएंगे और हमारे और आपके बच्चे यहीं रहने वाले हैं। और अरबपतियों के बच्चे अमेरिका भाग जाएंगे, हमारे आपके बच्चे यहीं रहेंगे और इस तंज को झेलेंगे। और आने वाले समय में भारत धीरे धीरे एक बहुत बड़े संकट में घिरता जा रहा है। पिछले दिनों का आंकड़ा है कि पिछले 6 महीनों के अंदर में 10 लाख ऐसे लोग आए हैं जो ट्रेवल वीजा पे भारत में घुसे हैं बांग्लादेश से। और ट्रेवल वीजा पर जब वीजा समाप्त हो जाता है तो आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे लोग दिखेंगे जो यहीं पे रह गए और यहीं पे काम करने लगे। दरअसल वो ट्रेवल वीजा पर केवल घूमने के लिए नहीं आते, वो यहाँ पर बसने के लिए आते हैं। उनको मालूम है कि भारत की सरकार कितनी कमजोर है, उनको मालूम है कि भारत की सरकार उनको बाहर नहीं निकालेगी, उनको मालूम है कि यहाँ आने के बाद उनको भरपूर सहयोग मिलेगा वोट बैंक के लिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को तो भले ही आप वोटिंग का अधिकार दो, लेकिन जो बाहरी मुसलमान आ रहे हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत इस तरीके का रेजोल्यूशन लाके लोगों को पहचान करके उनको वोटिंग के अधिकार से मुक्त करना चाहिए। एनआरसी लाएं, एनआरसी ला करके लोगों को पहचान करके उनको डिपोर्ट करें और कम से कम अब इनके इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए अधिक से अधिक फौजियों को, अधिक से अधिक बीएसएफ को और सीआरपीएफ को, जो भी असम राइफल्स हैं, आईटीबीपी है, सभी के सभी पैरामिलिट्री और मिलिट्री को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सर्विलांस की व्यवस्था उतनी उन्नत किस्म के नहीं है कि हम कम व्यक्तियों में भी अच्छे से सर्विलांस कर पाए। तो जब टेक्नोलॉजी में आपके पास कमी है तो आपको मैन पावर, मैन फोर्स बढ़ाना होगा। और जब तक आप मैन पावर नहीं बढ़ाएंगे भारत पर अटैक्स बढ़ते रहेंगे। ये अटैक है और अटैक को अटैक की तरह देखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे देश के लिए कि किस तरीके से किसी एक दूसरे देश के कमांडोज हमारे देश में घुस जाते हैं। किसी दूसरे देश का एक साधारण सा यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो बनाता हुआ लाइव हमारे देश में घुस जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ये तो हद ही हो गई है। मतलब 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सुधार किया जाएगा, क्योंकि बातें इन्होंने बहुत की थी, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से तृप्तिकरण में मस्त है और सारे के सारे जो दोष हैं वो केवल और केवल पूर्व सरकारों पर थोप कर स्वयं निकलना चाहते हैं। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी है कि अब क्यों घुस रहे हैं रोहिंग्या, अब क्यों घुस रहे हैं बांग्लादेशी। और मेरी माने रिकॉर्ड कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि जितना 2014 से पहले नहीं घुसे से थे उतना 2014 के बाद घुसे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया है कि अभी की जो सरकार है वो तृप्तिकरण योजना में मगन है और हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ घर बना करके दे रहे हैं और उनमें ऑफिशियली बांग्लादेशियों को घर मिल रहा है जो इलीगली यहां पर इंक्रोचमेंट करने के लिए घुसे हैं। तो ये जो भी मुद्दे हैं सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ही खतरनाक है। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को टैग करिए। जिससे भी पूछना है, आपको गृह मंत्रालय से पूछना है, रक्षा मंत्रालय से पूछना है, पीएमओ से पूछना है, इस पर सवाल पूछिए, इस मुद्दे को उठाइए। नहीं उठाइएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन इसका भुगतान अवश्य करेगी। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।